नमस्कार। आज नमस्कार। बैंगलोर एथिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ एक दिलचस्प इंसान है जिनका नाम है मनोज मलिक। मनोज जी चंडीगढ़ की तर्कशील सोसाइटी के सदस्य हैं, लेकिन इससे पहले वे कई वर्षों तक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे थे। इन्होंने अपनी इस सफर का बयान एक पुस्तक के रूप में किया है जिसका नाम है स्वयं सेवक से मानववादी। इसका इंग्लिश वर्जन हिंदुत्व टू ह्यूमनिज्म भी उपलब्ध है। मनोज जी, इंटरव्यू के लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल आपसे, जैसा कि आपने अपने किताब में बताया है, आप करीबन 25 वर्ष आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे, लेकिन आज आप सेक्युलर ह्यूमनिज्म के विचारधारा को मानते हो और इस आंदोलन में आप काफी एक्टिव भी हो। तो आमतौर पर किसी की विचारधारा में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये परिवर्तन कैसे और क्यों हुआ, और कौन से लोग हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेरित हुए। ये तो वैसे एक लंबी कहानी है। इसके लिए तो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं इनको ये कहूँगा कि इसके लिए आपको संपूर्ण मेरी पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो ये इंग्लिश वर्जन भी इसका पब्लिश हो चुका है, हिंदुत्व टू ह्यूमनिज्म। तो ये अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन उपलब्ध है ये। तो ये तो आप कह सकते हैं कि एक जो मेरी स्टडी थी, जो अध्ययन था, ये उसका नतीजा है। और जो मैंने देशभक्ति की आड़ में जो कट्टर ब्राह्मणवाद, जो वर्ण व्यवस्था का जो बचाव करने वाली एक दक्षिणपंथी संस्था नजर आई। ऊपर ऊपर से तो आरएसएस का छवि बड़ी अच्छी बताई जाती है, लेकिन जो अंदर से जो एक घोर ब्राह्मणवादी एक संस्था के मुझे दर्शन हुए। मतलब मेरे साथ कोई ऐसे नहीं हुआ, लेकिन उनके विचार ही ऐसे थे कि खाली लिप सर्विस, कि हम तो किसी की जाति पूछते नहीं है। वे आप जाति तो नहीं पूछते, लेकिन आप जाति हटाने के लिए भी अंतर जाति विवाह होने चाहिए, ऐसा भी कोई आपने कोई बड़े अभियान चलाए नहीं है। गौ रक्षा पे हस्ताक्षर अभियान, राम मंदिर में बड़े बड़े अभियान आपने लिए। कभी दलितों को मंदिर प्रवेश की कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपने चलाया हो, वो आपकी प्राथमिकता में नहीं है। इनका सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि ये कहीं ईसाई और मुसलमान ना बन जाए और हमारी संख्या बढ़ाते रहे और हमारे एक फ्लोर बने रहे हिंदू धर्म के, क्योंकि पुजारी वर्ग को तो फ्लोर चाहिए। तो ये एक पहलू था, बहुत सारे पहलू हैं। आपके सवाल ही बहुत व्यापक सवाल है। तो दूसरा सवाल जो वैज्ञानिक सोच की बात थी, कि संघ की प्रार्थना में आता है कि परम वैभव नेतु मेतत राष्ट्रम, कि अपने हिंदू राष्ट्र को हम परम वैभव पर लेके जाएंगे। परम वैभव का मतलब बहुत ही एक विश्व गुरु, बहुत ही ऊंची स्थिति में, हर एंगल से भारत दुनिया का एक नंबर 1 देश हो जाए, ज्ञान के आधार पर, शक्ति के आधार पर। तो वो कैसे होगा? हवन करके होगा या मंत्र पढ़ के होगा, वेद मंत्र पढ़ के? वो तो रिसर्च करके विज्ञान के रास्ते पे होगा ना। हमने गंगा नदी को माता माना, उसके साथ क्या सलूक किया फिर? वो एक गंदगी का एक नाला, गंदा नाला बन के रहेगी। और भी कई नदियां हैं। हमने गाय को माता माना, गाय एक उपयोगी पशु है, उसको माता के समान मानना कोई, ये अपने आप में तो एक सुंदर विचार है। लेकिन उसके साथ क्या कि अब गाय हमारी माता, हमारी पॉलिथीन खा रही है। गौशाला के नाम पे राजनीतियां हो रही हैं। गधा भी, सूर भी आपको सड़क पे आवारा नहीं दिखेगा, गाय दिखेगी। मैं दक्षिण भारत में भी घूम के आया, उत्तर भारत में भी नजारा वही है। तो ये कोई एक बात नहीं थी जिसके कारण से कोई एक ही दम मैंने संघ छोड़ दिया हो। मैंने इस पे स्टडी किया है। तृतीय वर्ष जो नागपुर का कैंप था, वो जाने से पहले ही मेरा संघ छोड़ने का विचार था। लेकिन मैंने सोचा कि अब जब इतनी लंबी यात्रा हो गई है तो इनका मक्का भी देख ही आए, ये भी हज कर ही आए आरएसएस वालों का। तो वहां मैंने सारा कैंप किया, विश्लेषण करता रहा, शायद भाई मेरा कोई, मुझे यहाँ समाधान मिल जाए, कोई अधिकारी, कोई प्रचारक मुझे समझाने में कामयाब हो जाए। मैंने अपने आप को रिकॉन्सिलिएशन फेज में भी 2 साल रखा। मैं अपने आप को तर्कशील संशयक भी कहता रहा 2 साल। तो
वो मैं अपने आप को खैर समझा रहा था, लेकिन आरएसएस मेरे आधार पे नहीं चलेगा। एक दो इक्का दुक्का कोई प्रचारक अगर मेरे से सहमत भी हो जाए, आरएसएस चलेगा गोलवलकर के कहने से, मोहन भागवत के कहने से भी नहीं चलेगा। आरएसएस चलेगा हेडगेवार, जो फाउंडर होते हैं वो, दे आर लाइक एंकर ऑफ द शिप, वो ही उसको संभालते हैं, वो मरने के बाद भी दिशा निर्देश देते रहते हैं। आर्य समाज में कोई स्वामी दयानंद से अलग कोई बात करेगा तो आज ही उसको आर्य समाज से लोग हटा देंगे, वो कितना ही वरिष्ठ हो। तो मैंने सोचा कि फिर इतनी बहस का फायदा क्या है, आरएसएस ने तो सब कुछ पहले ही अपना एजेंडा सेट कर रखा है, ये मैंने सोचना कि अब मैंने यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। तो जब बात मुझे समझ में आ गई तो मैंने कहा भी ठीक है, अपना रास्ता नापो। भारत में कई धार्मिक प्रकार के लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि एथीज्म और ह्यूमनिज्म तो पश्चिमी धारणा है। मेरे विचार में तो एथीज्म भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। चारवाक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये गलतफहमी लोगों में कैसे पैदा हुई कि हम जैसे लोग पश्चिमी प्रभाव के कारण अपना धर्म भूलकर नास्तिक बन गए? नहीं, मैं तो इस सवाल को इस तरह से लेता हूँ, अगर पश्चिम के प्रभाव से भी अगर ये हमें कोई अच्छी चीज मिल गई है तो ये कोई गलत है क्या? अब ये भी पश्चिम की देन है, हम बैठे ऑनलाइन गूगल फेसबुक और ये गूगल मीट पे, पश्चिम की देन तो ये चश्मा भी है, बहुत कुछ है पश्चिम की, फिर रेल भी है, उनको भी हटाओ। फिर ये खाली पश्चिम से आई है इसीलिए कोई चीज त्याज्य होगी क्या? अगर पश्चिम से आना ही अपने आप में कोई गलत बात है क्या? पश्चिम से बहुत कुछ हमें मिला है, एडिसन ने बल्ब दिया है, पता नहीं क्या क्या मिला है। तो पहली बात तो ये पश्चिम से आई है, ये कोई बहुत ऐतराज की बात नहीं है। दूसरी बात, ये सच भी नहीं है, पूरी तरह से सच नहीं है। चलो थोड़ा बहुत उनसे हमें, बर्टन रसेल वगैरह से हमें काफी कुछ उनकी मिला है सीखने को, नवीन जो नए टाइम में है। लेकिन हमारी अपनी नास्तिक परंपरा बहुत मजबूत है भारत की, लोकायत परंपरा ही पूरी नास्तिक परंपरा ही थी। और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, हालांकि बुद्ध धर्म अब अंधविश्वासों से भर गया है और जैन धर्म भी थोड़ा सा, तो लेकिन ये भी अनिश्वरवादी ही धर्म है, सबको पता है बात। तो कोई ये इम्पोर्टेड आइटम है और इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो इम्पोर्टेड पे भी कोई अपने को एतराज नहीं है, बाहर से भी हमें कहीं से भी कोई अच्छी चीज मिले हमें अपना लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि भारत में एक समृद्ध नास्तिक परंपरा रही है जिस पर हमें मान होना चाहिए। और माधवाचार्य ने जो सर्वदर्शन संग्रह बनाया था उसमें उन्होंने चारवाक को भी स्थान, लोकायत को भी स्थान दिया था। ये मान्यता प्राप्त एक अपनी परंपरा है जिस पर हमें गर्व है। बाद में ठीक है, चारवाक का साहित्य उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने नष्ट कर दिया और केवल उनके विरोधियों के ही किताबों में उनके कुछ वो मिलते हैं जो उन्होंने एक तरफा पेश किए हैं। लेकिन उनके अलावा जो कपिल मुनि है, उनका सांख्य है, वेद में खुद नासदीय सूक्त आया है कि ईश्वर था भी कि नहीं, सृष्टि का कौन है करता। तो ये कोई आज की कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, ये हमारी भारत की एक बहुत बड़ी परंपरा है जिस पर हमें गर्व है। और ये पश्चिम में भी, यूनान में एपिकरस, सेनेका जैसे, थेल्स जैसे फिलोसफर हुए हैं, तो वो हमारे यहाँ भी हुए हैं। तो इस पर हमें गर्व है कि हमारी बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है। आप इंटरनेट पे ब्लॉग भी लिखते हैं जय इंसान के नाम से, तो अपने ब्लॉग पर आपने सेक्युलरिज्म के विषय पे कई बार चर्चा की है। तो असली सेक्युलरिज्म का लक्षण आप किस प्रकार से करेंगे? देखो, भारत में तो सेक्युलरिज्म का मतलब ही विकृत हो गया। भारत में तो सेक्युलरिज्म का मतलब है मुस्लिमों का तुष्टिकरण। अल्पसंख्यकों का भी मैं कहता, मैं सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टिकरण कहता हूँ। भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया है केवल हिंदू विरोध। ये सेक्युलरिज्म नहीं होता। सेक्युलरिज्म, नेहरू जी का सेक्युलरिज्म वहां तक ठीक था। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। रिलीजन अपना काम करे, रिलीजन आपका घर का विषय है, आप जो ऐसी मर्जी अपनी पूजा पाठ करो। घर का विषय मतलब आप अपने मंदिर भी जाके करो, लेकिन उसको गली में ना लेके आओ, सड़क पे ना लेके आओ। कभी कभी इजाजत लेके आपको वो रथ यात्रा करने की भी इजाजत है। मेरी बात का मर्म ये है कि वो आपका व्यक्तिगत विषय है, उस पे स्टेट ना तो कोई खर्चा करे, ना कोई हस्तक्षेप करे,
अगर किसी ने अपना मंदिर भव्य बनाना है, वो अपना कलेक्शन करके बनाए अपने अनुयायियों से। किसी ने हज पे जाना है तो भाई जाओ अपने नेक कमाई से, उसमें सरकार सब्सिडी क्यों दे। तो कई ऐसे मामलों पे सरकार झुकी है और एक विशेष वर्ग को उन्होंने उसकी सेकुलरिज्म को उन्होंने ये मान के कि ये सेकुलरिज्म होगा अगर हम इनको थोड़ा बढ़ावा देंगे, तो उससे जो बाकी जो लोग थे सेकुलर थे वो फिर आरएसएस की गोद में जा बैठे कि भाई अगर यही सेकुलरिज्म है तो फिर ऐसा सेकुलरिज्म तो, क्योंकि हिंदुओं को डर दिखाया गया कि एक तरफ तुम्हारे बांग्लादेश बन गया है, एक तरफ तुम्हारे पाकिस्तान बन गया है, यहाँ पर भी बहुत सारे मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं। तो हिंदू को डरा कर वो अपना नैरेटिव उसको समझाने में कामयाब रहे और इस तरीके से हिंदू तो मूल रूप से सेकुलर ही था, लेकिन वो सेकुलरिज्म वो छोड़ गया और कम्युनल बन गया और आरएसएस और बीजेपी उनका शिकार हो गया। तो सच्चा सेकुलरिज्म मैंने बताया आपको, सच्चा सेकुलरिज्म ये है कि किसी भी धर्म का हम बचाव ना करें। हम मुसलमानों का बचाव कर सकते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते, लेकिन हम कुछ हमारे सेकुलर बंधु इस्लाम का बचाव करने लग जाते हैं कि जिहाद का मतलब ये नहीं ये है। भाई तुम इस्लाम के प्रोफेसर हो क्या? ओसामा बिन लादेन को ज्यादा पता है, तुम्हें ज्यादा पता है? मतलब गैर मुस्लिम अपने सेकुलर बंधु, तो वो फिर कुछ इसमें वामपंथी लोग शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करके भी गलत किया और फिर वहाँ कम्युनिस्ट उनका फैज अहमद फैज वालों का उनका क्या हाल हुआ वो सबको पता है। लेकिन वो अभी भी अपनी गलती मानते नहीं है, वो अभी भी मुस्लिमों को एक किस्म से, मुस्लिमों का जरूर आप उनको उनकी सोचो, उनके भले की सोचो, सच्चा सेकुलरिज्म तो सबके भले की सोचता है, लेकिन जब इस्लामिक कट्टरता की बात आएगी, जब आतंकवाद की बात आएगी, तब हमें उनको उसका बचाव करने की क्या जरूरत है। जब आप हिंदू आतंकवाद कह सकते हो, एक सुशील शिंदे जी थे अपने गृह मंत्री, जब इन्होंने सीधे सीधा हिंदू टेररिज्म का नाम दिया, तो आप फिर इस्लामिक टेररिज्म भी फिर सिख टेररिज्म ही होता है। एक तो ये गलत बात हमने बता दी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, होता है। सिख टेररिज्म था ना खालिस्तान के नाम पे, वो सिखों का मतलब कितनी उनकी मांग जायज थी नाजायज थी इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन उन्होंने आतंक फैलाया, वो पाकिस्तान की मदद से फैलाया या कैसे फैलाया। अब इस्लामिक टेररिज्म जो कुरान की टेक्स्ट पढ़ के टावर गिरा रहे हैं, अपने बम लगा के अपने आप को गिरा रहे हैं, तो वो भी हैं, और मालेगांव में और ये कई जगह करने वाले ये हिंदू कट्टरपंथी भी हैं। तो सच्चा सेकुलरिज्म में ये मेरे ब्लॉग आपने पढ़ा है शायद जय इंसान, तो मैंने बार बार ये अपील की है कि अगर भारत में सेकुलरिज्म को जीवित रखना है और केवल जीवित नहीं रखना, इसके आधार पे शासन चले, ऐसी कुछ दल ये लोकप्रिय बने, जैसे पहले था ही लोकप्रिय, तो वो सारा एक अब सेकुलरिज्म एक गाली की माफिक बन गया है। मतलब ये सेकुलर मुद्दे थे जो कांग्रेस ने या जो कथित सेकुलर पार्टियों ने उठाने थे, ट्रिपल तलाक, भाई भारत की महिला है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सेकुलर मुद्दे थे। इसको हिंदुत्व पार्टी इसको जोर शोर से उठाती है, वो कथित सेकुलर लोग इसको कहते नहीं 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 नहीं, नहीं वो कम्युनिटी अपने आप ही सुधार करेगी। भाई एक देश है, एक कानून होना चाहिए, ये बात बिल्कुल जायज थी। तो अपने यहाँ सेकुलरिज्म का विकृत रूप होने के कारण से सेकुलरिज्म से हिंदुओं का मोह भंग हुआ और बहुसंख्या में होने के चलते वो फिर सारी जो सेकुलर पार्टियों का भी बेड़ा गर्क हुआ, लेकिन अकल इनको अभी भी आती नहीं है। तो जब तक हम सच्चा सेकुलरिज्म नहीं अपनाएंगे, मतलब हर तरह की धार्मिक कट्टरता का, और हम नास्तिक लोग तो हमने तो किसी धर्म का क्यों बचाव करना चाहिए, कुछ एक लोगों का तो बचाव करना चाहिए भी, ये थोड़ी संख्या में तो इनको कोई दंगे में इनको कोई नुकसान ना हो, वो तो बात समझ में आती है। तो भारत के नागरिक हैं, इसके नाते बचा रहे हैं, मुसलमान होने के नाते भी नहीं बचा रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं, वो मुस्लिम है हिंदू है जो भी हैं। तो पुलिस की कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जानो माल की हिफाजत का, इसलिए बचा रहे हैं। तो सच्चे सेकुलरिज्म तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका क्षरण हो गया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग उसको कर दिया, उसको वन साइडेड कर दिया, उसके कारण से तो आपको देखा ही आपने, अब सारे यहाँ पे हिंदुत्व की जय जयकार हो गई है पूरी तरह से, यूनिवर्सिटियों में हर जगह वो
तो यूनिवर्सल सिविल कोड पे के मुद्दे पे आपकी क्या राय है? मेरा राय इसमें स्पष्ट है कि ये भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये उसमें है ये बात। और ये कोई आरएसएस ने, बीजेपी ने तो नहीं बनाई। अब ठीक है, वो मुस्लिम द्रोह उनका है, मुस्लिम द्वेष वो करते हैं, ये सच्चाई है। इसके चलते वो उनका भावना जो भी हो, लेकिन ये बात तो भारत के संविधान में अम्बेडकर साहब ने और ये संविधान सभा ने ही लिखी है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये हमारा सेकुलर मुद्दा है। ये कोई बीजेपी का मुद्दा नहीं होना चाहिए था। तो आप युवाओं के लिए ह्यूमनिस्ट कैंप चलाते हो, इसके पीछे क्या सोच है, जरा हमें समझाइए। और क्या आप उम्मीद रखते हो कि इससे आगे जाकर समाज में परिवर्तन आएगा? अंबर जी, मेरे बैकग्राउंड में एक बैनर मैंने लगाया, वो शायद ठीक से दिख नहीं रहा है। वो है जय इंसान जय विज्ञान। जय विज्ञान। तो ये हमारा मोटो है, जय इंसान जय विज्ञान। तो इंसान की जय होगी, लेकिन वो हवन करने से नहीं होगी, वो तिलक लगाने से नहीं होगी, या ऐसे रोजे रखने से नहीं होगी, भूखे मरने से। वो होगी रिसर्च करने से। अब कोरोना का जब महामारी आई, तो उसमें सारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें सब बंद हो गए थे। वहां से कोई समाधान नहीं मिला था, बल्कि वो बंद इसलिए करने पड़े थे कि यहाँ भीड़ होके कोरोना और फैलेगा। तो समाधान फिर कहाँ से मिला? समाधान डॉक्टर्स ने दिया। डॉक्टर ये विज्ञान के पथ पर चलने वाले लोग, ये झाड़ फूक तो करते नहीं है। वैक्सीन कहाँ से मिला? वैक्सीन इन्होंने ही हमें प्रदान किया, जिससे मानवता बची। तो अभी हमने कैंप लगाया 3 दिन का, तो उसमें बच्चों से हमने शुरुआत की है। अब क्योंकि मैं 25-30 साल ऐसी संस्था में रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने बच्चों को विशेष तौर पे उन पे ध्यान दिया है, तो वो एक नन्हा पौधा लगाते हैं, तो वो आज आपने आम की गुठली लगाई, तो वो 1 हफ्ते बाद ही आम के फल उस पर लगेंगे नहीं। तो धीरे धीरे उसमें से एक पौधा निकलेगा, 4 पत्ते निकलेंगे, फिर और थोड़ा सा बड़ा होगा, 4 पत्ते और निकलेंगे, फिर वो 2-3 साल में उसकी शाखाएं फैलेंगी, तब जाके उस पर फल लगते हैं। तो ये धैर्य रखने की बात है, ये बीज डालने वाली बात है, ये कार्टर मेकिंग का प्रोसेस है, ये थोड़ा दीर्घकालीन ये प्रक्रिया है, लंबा एक इसका, लेकिन ये इसके रिजल्ट बहुत ही पक्के ठोस मिलेंगे। अभी हम जिन बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, तकरीबन 100 बच्चे हमारे असर में हैं, और अभी 15 बच्चे कैंप में आए थे, तो ये कार्यकर्ता बनेंगे। तो अभी 8वीं 9वीं 10वीं की इनकी उम्र है। तो हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है, कोई बड़ा काम है वो कोई 1-2 कैंप्स करने से या कुछ ऐसे करने से नहीं होता है। ये हर वीकेंड पर बच्चे जैसे शाखा में 1 घंटा खेलते हैं, वो हमने उसको कॉपी कैट किया है। मैं इसमें कोई गुप्त बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है कि किसी पद्धति पे किसी संस्था का कोई वो कॉपीराइट नहीं है कि वही कर सकती है। अगर वो खिला के हिंदू छोटे छोटे भोले वाले बच्चों को ब्रेन वॉश कर सकते हैं, तो हम भी वही खेल खिला के, कबड्डी खिला के बच्चों को ह्यूमनिस्ट क्यों नहीं बना सकते? तो ये मैंने सोचा है कि फिर अब हमें एकदम ये नहीं कि 5 साल काम करेंगे, फिर 6वें साल फिर ये बीजेपी की सरकार ये हट जाएगी, फिर हमारे विचारों की सरकार आ जाएगी। 1925 में आरएसएस बना था, और जनसंघ जो बीजेपी का पहला अवतार था, वो 1952 में जाके बना, यानी कि 27 साल बाद। तो अभी तो हमें हल चलाना है, जमीन तैयार करनी है, अभी तो हमें बीज डालना है, फिर पौधे अंकुरित होंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन चाहे थोड़ा ही काम हो, चाहे हम चंडीगढ़ रीजन में ही 500 ऐसे योग्य नागरिक देश को दे पाए, हो सकता है ये काम लंबा चले, पूरे भारत में हो सकता ना भी चले, लेकिन इतना जो अभी मेरे असर में अभी जो 2-3 साल से हमारे काम चालू है, इसको हम ह्यूमनिस्ट यूनिट कहते हैं। ये वीकेंड्स पे है ना, शुक्रवार शनिवार के साथ शुक्रवार आज शाम को ह्यूमनिस्ट यूनिट लगेगी, क्योंकि आजकल मध्यम वर्ग को कैरियरिज्म का भी बुखार है। माँ बाप को भी लगता है कि भाई ये बच्चा आजकल खेलों की तो इतनी वो मानते नहीं है, तो बैलेंस सा बना के हर वीकेंड पे यूनिट लगा के फिर समर कैंप के नाम पे ट्रेनिंग हम वो कराते हैं। बीच में बच्चों को, जिसको आरएसएस वाले नैमित्तिक कार्यक्रम कहते हैं,
तो हम इनको, अभी हम गर्ल्स यूनिट हमारी एक चलती है, तो उनको चंडीगढ़ में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम उनको दिखाया। अब इन्होंने तो डार्विन को निकाल दिया सिलेबस से। हम डार्विन डे मनाते हैं 12 फरवरी को बच्चों का, उसमें डार्विन का बकायदा केक काटते हैं, डार्विन के बारे में हम क्विज रखते हैं और बच्चों को डार्विन की कोई पुस्तिका, कोई चित्र इस तरह का देते हैं। तो हम तो बच्चों के दिलों में डार्विन बिठा के रहेंगे, क्योंकि डार्विन बच्चों को समझ में आ गया, इवोल्यूशन समझ में आ गई, तो उनको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। बिग बैंग थ्योरी उनको समझ में आ गई। तो आपके सवाल का छोटा उत्तर ये है कि हमने एक कार्डर मेकिंग का काम शुरू किया है, आरएसएस की शाखा का जवाब है ये ह्यूमनिस्ट यूनिट। और इसका अभी 2-4 साल में कोई ऐसा नहीं है कोई क्रांति होने वाली है, लेकिन ये धीरे 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 बच्चों की, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं बनेंगे, और सारे तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे हमारे कार्यकर्ता भी बनेंगे और ये इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने कहा, और मैंने भी समाचार में ऐसा सुना है कि एनसीईआरटी, जिनकी किताबें मेरे सीबीएसई सिलेबस में भी हुआ करती थी, तो एनसीईआरटी ने डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी और केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल सिलेबस से हटा दिया है। एक अध्यापक होते हुए इस विषय पे आपके क्या विचार हैं? मैं इस पे बड़ी गंभीरता से सोचता हूँ तो उदास हो जाता हूँ कि इस देश का बनेगा क्या। ये जिस पे आज हम फक्र कर रहे हैं, आज ये जिस पे तालियां बटोर रहे हैं, वो आईआईटी आईआईएम वो नेहरू की देन है। नेहरू की सोच पूरी तरह से ह्यूमनिस्ट सोच थी। चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है, ये 1859 में 1859 में उनकी किताब आई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके बाद उसका काफी विरोध भी हुआ था। तो ये कोई इवोल्यूशन थ्योरी को कोई साजिश ना माने कि ये हमारे धर्म के खिलाफ कोई साजिश है, तो इसका कोई बुरा भी ना माने कि हमारे बंदर पूर्वज नहीं थे, भी तेरे होंगे, मेरे बाप दादा तो इंसान ही थे। यार इसको पर्सनल लेने की बात नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले तो ईसाइयत को नुकसान पहुंचाया। वो तो हिंदुत्व को इनको जानता भी नहीं था, भारत को तो जानता भी नहीं था, और वो भी जानबूझ के नहीं पहुंचाया। वो तो शुरू में खुद एक पादरी बनना चाहता था, वो खुद ईसाई था। कोपरनिकस हुआ, ये बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे ये और बाद के ह्यूमनिस्ट भी थे, ये बहुत सारे लोग पादरी थे। जो मेंडल था जिन्हें मटर पे प्रयोग किए, वो पादरी था, सारी उम्र चर्च का पादरी रहा। वो कोई इसका जानबूझ के इन्होंने भाई हमने चर्च को नेस्ता नाबूद कर देना है, धर्म की जड़ उखाड़ देनी है, ये इनका कोई वो मकसद थोड़ी था। ये तो इन्होंने जो खोजा, जो इनके एक जो क्या बोलते हैं ऑनेस्ट जो इनके कंक्लूजन थे, ईमानदारी भरे जो इनके निष्कर्ष थे, वो इन्होंने बता दिए बस। तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में मैं बताता हूँ। अमेरिका में एक स्कोप ट्रायल नाम के एक मुकदमा हुआ था, जिसको मंकी ट्रायल भी कहते हैं। उस टाइम रूस, जिसको सोवियत संघ उस टाइम कहते थे, यूएसएसआर, और अमेरिका में अंतरिक्ष में जाने की होड़ मची हुई थी। तो उस दरमियान ये अमेरिका में एक टीचर ने इवोल्यूशन थ्योरी अपने स्कूल में पढ़ाई, तो उस पर मुकदमा चला दिया। तो उसके कारण क्या हुआ कि अमेरिका के टेनेसी में, एक कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, एक के बाद एक स्टेट में फिर उन्होंने उस पे इवोल्यूशन पे बैन लगा दिया। तो बैन लगा दिया तो अमेरिका रिसर्च में पिछड़ गया। वहां यूरी गागरिन, जो अंतरिक्ष में पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था, तो वो यूएसएसआर जो कम्युनिज्म है, वो एथिज्म का भी एक सिंबल था उस समय। तो उसने जाके कह दिया कि भाई देयर इज नो गॉड, मैं देख रहा हूँ कोई गॉड नहीं है यहाँ पे। तो फिर अमेरिका को लगा कि हम तो पिछड़ गए इस रेस में। तब वहां के शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि भाई हम अपने बच्चों को अगर ये नहीं पढ़ाएंगे, अगर क्रिएशन थ्योरी पढ़ाएंगे, तो ये साइंस में हम पिछड़ेंगे ही, तो ये होना ही है। तब उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, उस गलती को माना, और अमेरिका के बहुत सारे स्टेट्स में, क्योंकि अमेरिका फेडरल है, वहाँ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, तो वो बहुत सारे स्टेट्स में दोबारा से इवोल्यूशन पढ़ाई जाने लगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चों को इवोल्यूशन नहीं पढ़ाएंगे और अर्ली मैन, स्टोन एज, नियंडरथल और होमोसेपियंस ये बातें नहीं बताएंगे, तो वो विज्ञान बायोलॉजी ही की बात नहीं, ये खाली बायोलॉजी तक सीमित नहीं है। ये पूरी जो मूल मूल आधार है, ये खिसक जाएगा और बच्चे फिर ज्योतिषी बनेंगे आईआईटी से भी। तो ये जो खतरा है आने वाली नस्लों के प्रति, ये आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आने वाली नस्लें ये कैसे पढ़ेंगी? वो तो ये जो आपको भी, मुझे भी पता है कि भी मुगल हिस्ट्री इस देश में रही है, ताजमहल बने हैं, लाल किले बने हैं। अब ये तो उसको भी नहीं पढ़ाना चाहते। डार्विन तो चलो वो तो विवाद की बात है, लेकिन ये तो मुगल तो यहाँ के 200 साल उनका राज था।
मैं आरएसएस का भीतरी आदमी हूँ। मैंने बौद्धिक वर्ग अटेंड कर, मैं खुद बौद्धिक देता था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये किस बात को प्रमोट करेंगे। विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, ये था वो था। अब ठीक है, हम कोई भारतीय विरोधी थोड़ी है, विजयनगर एम्पायर था, लेकिन उसके साथ में एक बहमनी एम्पायर भी तो था मुस्लिम, जो बाद में 5 बीदर बरार उसमें उसमें बढ़ गया था, अहमदनगर बीजापुर। तो आप सिर्फ एक ही तथ्य बताओगे, दूसरा तथ्य आप नहीं बताओगे। तो ये बात बिल्कुल बच्चों को बर्बाद करने वाली है। नेहरू की विरासत को हम बिल्कुल खोने लगे हैं कि आईआईटी आईआईएम, अब सिलिकॉन वैली में हमारे सारे बैठे हैं, नासा में हमारे बैठे हैं। तो वो नेहरू की जो बेहतरीन सोच थी उसकी देन है। और अब प्रश्न चिन्ह ये भी लगता है कि वो इसरो में क्यों नहीं है, वो नासा में क्या कर रहे हैं, हम उनको रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आजादी के बाद भारत को साइंस में, मुझे लगता है साइंस का किसी भी फील्ड में कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। आजादी से पहले मिले हैं जो मिले हैं, या भारतीय मूल वालों को मिले। ये तो होगा ही, आप अगर कुछ पढ़ाओगे नहीं तो फिर आगे फिर यही चीजें होनी है। अब कावड़ी लाया करेंगे हमारे बच्चे आगे जाके, और क्या करेंगे। अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आप अपने आप को कल्चरल हिंदू बताते हो, तो जरा बताएंगे इसका क्या मतलब है, कल्चरल हिंदू का? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं जो आम जो मेन स्ट्रीम सेकुलर लोगों में से नहीं हूँ। तो कोई मुझे किसी के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारत में एक बहुत एक महान एक व्यक्ति है, श्याम मानव जी। उनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति दरअसल उन्होंने ही बनाई थी। श्याम मानव जी वाले अखिल भारतीय लिखते हैं, संस्था एक ही थी, 2 फाड़ होगी बाद में। तो श्याम मानव जी अभी भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और काफी अच्छा उनका योगदान है। श्याम मानव जी की मैं लाइन को अच्छा मानता हूँ। उनकी जो एक शांति की संवैधानिक ढांचे में रह के जो काम करने का तरीका है, तो वो भी अपने आप को कल्चरल हिंदू कहते हैं। तो आज भी मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और कल्चरल हिंदू इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं हिंदू जनमानस से जुड़ा रहूं। और कल्चरली तो मैं हिंदू हूं ही, हम हिंदू रहने वाले हैं, क्योंकि हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, हम उस माहौल में रहने वाले हैं। और हिंदुओं में सब कुछ खराब था, ये तो बस इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वेद बकवास थे, ये बिल्कुल एक तरफा बात कहना भी गलत होता है। हमारे ग्रंथों में, महाभारत में ही शांति पर्व में गोल्डन रूल का जिक्र है कि हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। तो हिंदू जनमानस से मैं जुड़ा रहूं। आखिर हमने परिवर्तन किस में लाना है, मेरी बात कौन ध्यान से सुनेगा, मेरे आसपास कौन है, तो वही समाज है। उसी समाज को हमने उनसे संवाद करना है। तो विसंवाद की स्थिति नहीं आनी चाहिए। विसंवाद कहते हैं मतलब डायलॉग टूटना नहीं चाहिए। तो मैं श्याम मानव जी की लाइन को मैं पकड़ के चलता हूँ, और उसी पे मैं इसी तरीके से मैं अपने आप को कल्चरल हिंदू का मतलब ये है। मेरे यहाँ तर्कशील साथी ने भी एक ने ऑब्जेक्शन की थी कि आप अभी भी अपने आप को हिंदू मान रहे हो। इसका उन्होंने कहा कि क्या बाकी सब अनकल्चर्ड हिंदू हैं, उनका सवाल ये था। तो इसमें आपका भी एक पक्ष आ जाएगा। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कह रहा मैं भी बाकी सब अनकल्चर्ड, मैं कल्चर्ड हिंदू। मैंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि मैं रिलीजियसली हिंदू नहीं हूं। मैं वेदों को ईश्वरवाणी नहीं मानता। मैं 4 वर्णों के आश्रम की व्यवस्था को ईश्वर द्वारा बनाया गया विधान नहीं मानता। मैं मनुस्मृति की जो सुंदर बातें हैं उनको मानता हूँ, लेकिन मनुस्मृति के जो शूद्रों के प्रति जो अलग कानून, ब्राह्मणों के लिए अलग कानून, उस व्यवस्था को मैं नहीं मानता। इस पे रामेंद्र नाथ जी पटना वाले हैं, उन्होंने एक पुस्तिका लिखी है, मैं कि हिंदू क्यों नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। इसलिए मैं रिलीजियसली धार्मिक रूप से हिंदू नहीं हूँ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से मैं हिंदू हूँ। और संस्कृति तो एक प्रवाह होती है, उसको आप एक दिन में बदल नहीं सकते हो। अब हमारी ह्यूमैनिस्ट संस्कृति जब बनेगी, धीरे धीरे डेवलप होगी, तब होगी। हम डार्विन को एक नया त्योहार बनाना चाहते हैं, वो जब बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा तब होगा। लेकिन उस तब तक हम खाली बैठेंगे क्या, होली और दिवाली का बहिष्कार करके बैठेंगे क्या। हम उसकी माइथोलॉजी में ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन मैं तो बल्कि हिंदुओं से बाहर भी जो जो भी क्रिसमस होगी, ईद होगी, तो ईद के पीछे की जो उनकी धार्मिक स्टोरी है, जो बकवास है, जो उसको उस पर हम ध्यान न देते हुए अपने पड़ोसी से समैया ले लेंगे और उसको बधाई भी देंगे। तो संस्कृति तो एक अलग ही चीज होती है ना। तो इसका मतलब यही है कि भाई हमने इसी समाज में रहना है और ज्यादा बातें हमने पॉजिटिव करनी है, खंडन थोड़ा कम करना है।
मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क हमने ज्यादा करना है। इसीलिए मैं अपने आप को कल्चरल हिंदू कहता हूँ। भारत के जो अच्छे पहलू हैं, अलजेब्रा में भारत का बहुत योगदान था, जो लौह स्तंभ है, विज्ञान के कुछ हमारी भी कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, तो मतलब वो उस पर हमें भी गर्व है। ये खाली आरएसएस वालों के लिए थोड़ी है, ये देश हमारा भी देश है। तो देशभक्ति का प्रोडक्ट भी हमारी दुकान पे है। भगत सिंह हमारा ही था, जवाहरलाल नेहरू हमारा ही था, जो उन्होंने उसका सिर्फ एक पक्ष दिखाया, भाई भगत सिंह देश के लिए फांसी चढ़ गया। अरे भगत सिंह के विचार भी तो उनको वो छुपा दिए जाते हैं। तो इसलिए देश पूरी तरह हमारा है, इसकी संस्कृति हमारी है, हम कहीं बाहर के लोग आए हुए नहीं है। तो हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि आप वो दूध शिवरात्रि पे आप बहाने की बजाय आप किसी बच्चे को खिला दो। तो मनोज जी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। तो भारत में अगली पीढ़ी के तर्कवादी और मानववादियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो ये देना चाहूंगा, केवल बातें करने से कुछ होगा नहीं। केवल फेसबुक पोस्ट डाल दी और उस पर कुछ लाइक्स आ गए, कुछ कमेंट्स आ गए, आप खुश होकर बैठ गए, या 2 किताबें अपनी प्रकाशित कर दी, या कोई आप पत्रिका चला रहे हैं, उससे समाज बदलता नहीं। समाज पहले तो बदलेगा हमारे खुद के किरदार से। हमारी जो छवि है, जो हम एथिस्ट लोग हैं, जो 1% 2% जितने भी हैं, हमारी छवि पहले ही समाज में खराब है। नास्तिक को गाली समझा जाता है, तो हम इसको क्यों और खराब करने पे तुले हुए। तो हमारी कुल मिला के जो मुख्य धारा के जो भारतीयों में हमारी गिनती होनी चाहिए कि भाई ये तो बड़े सकारात्मक लोग हैं, ये तो इस देश का विकास चाहते हैं, और भारत की पुरानी वैज्ञानिक परंपरा की जो राग अलापते हैं, हम उन्हीं की बात, अगर भारत की कोई पुरानी परंपरा थी जिसपे हमें भी गर्व है, तो उसको अभी भी हमने आगे बढ़ाना चाहिए। अब हमारे हाथ में क्यों नोबेल प्राइज नहीं है, अब हमारे हाथ में कोई भी खोज क्यों नहीं है। तो इसलिए मेरा संदेश यही है कि हम केवल बातें ना करें, वी आर द एम्बेसडर ऑफ आवर आइडियोलॉजी। हम अपनी विचारधारा की, जो मानववादी, अनीश्वरवादी, सेकुलर, प्रोग्रेसिव, रैशनल, बहुत दर्जनों नाम है इसके, तो उस विचारधारा के हम राजदूत हैं। हमको देख के ही उस विचारधारा का मोल पड़ने वाला है। अगर हमारा आचरण गड़बड़ है, अगर हम अपने पड़ोसी से लड़ते ही रहते हैं, अगर हमारे अपने कोलीग से बनती नहीं है, या हम भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर हैं, तो हमारे विचारधारा का भी को भी हल्कापन मिलेगा। तो केवल हम बातें ना करें, अपना व्यवहार सुधारें, अपनी छवि अच्छी करें, और जहां जहां भी हमारा काम हो सकता है उसमें सहभागिता दिखाएं। कहीं पर मासिक बैठकें होती होंगी, कहीं पे कोई सम्मेलन होता होगा, तो हम अपनी विचारधारा को बल दें, और केवल भोंपू की तरफ बोले ना, उस पर आचरण भी करें, और अपनी संस्कृति के जो अच्छे पहलू हैं उन पे गर्व भी करें। वो केवल उनकी दक्षिणपंथी लोगों की सिर्फ मोनोपोली बन के ना रह जाए। तो सारे वैज्ञानिक हमारे अपने हैं, वो चाहे पाइथागोरस है, मतलब आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, जो ये वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिकों में कोई भेदभाव हमें करना नहीं है। एडिसन का बल्ब अभी मेरे कमरे में भी चल रहा है, वो खाली उसी के देश में चल नहीं रहा है। तो ये देश से ऊपर जाके वैश्विक स्तर पे हमने सोचना है। हम पृथ्वी पुत्र हैं, हम विश्व के नागरिक हैं, और हम देशभक्त भी हैं। ये कोई विरोधी बातें नहीं है ये। तो हम अपने ठंडा दिमाग रखते हुए, समझदारी का परिचय देते हुए, अपनी बिगड़ी हुई छवि को, जो एथिस्ट लोगों की छवि बिगड़ी हुई छवि है समाज में, उसको दूर करने का प्रयास करें, अपने जीवन का उदाहरण उनके सामने रख के। तो यही मैं आखिर में कहना चाहता हूँ। कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। जय इंसान, जय विज्ञान। आपने मुझे समय दिया, इस लायक समझा, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।